अध्याय 6 दहन और ज्वाला के भाग 1 में हम देख चुके हैं दहन के बारे में, दाह्य पदार्थों के बारे में, आग को कैसे नियंत्रित किया जाए इसके बारे में इत्यादि। आइए इसी पाठ को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं और पढ़ते हैं ज्वाला के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे दहन के प्रकार। दहन की अभिक्रिया के दर के आधार पर दहन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट। आइए अब एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है तीव्र दहन, जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैपिड कंबशन। तीव्र मतलब तेज़ी से। जब दाह्य तेज़ी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के दहन को हम तीव्र दहन या रैपिड कंबशन कहते हैं। उदाहरण के लिए एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, ये सभी जो ईंधन हैं ये तीव्र दहन की कैटेगरी में आते हैं, तीव्रता से दहन करते हैं। नेक्स्ट है स्वतः दहन। ये भी अपने नाम में ही बता रहा है अपने बारे में, जो स्वतः ही जल जाते हैं, मतलब वैसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। इसे इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस दहन कहते हैं या स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक आग पकड़ लेना स्वतः दहन का उदाहरण है। फास्फोरस का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है, इस कारण फास्फोरस कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है। इसके बारे में हम भाग 1 में भी जान चुके हैं, माचिस के इतिहास में, और धातु और अधातु वाले चैप्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि यह कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, जल में संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है कोयले की खानों में कोयले की धूल स्वतः ही आग पकड़ लेती है। बच्चों, खानों में कोयले की जो धूल के कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, जब उन पर सूर्य की गर्मी या अन्य किसी गर्मी के कारण उन पर गर्मी पड़ती है तो वह स्वतः ही आग पकड़ लेते हैं और जलने लगते हैं। अधिक गर्मी के कारण तथा कभी कभी बिजली गिरने के कारण जंगलों में स्वतः ही आग लग जाया करती है। जंगलों में लगने वाली इस तरीके की आग भी स्वतः दहन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है विस्फोट या एक्सप्लोजन। विस्फोट को समझने के लिए आइए एक बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं पटाखे, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और उनके उदाहरण से विस्फोट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पटाखों के जलने के क्रम में आकस्मिक अभिक्रिया होती है जिससे ऊष्मा प्रकाश के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं जब हम पटाखे जलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्वनि और ऊष्मा बहुत ज़्यादा प्रकाश के साथ उत्पन्न होते हैं। इस तरीके के दहन को हम विस्फोट या एक्सप्लोजन बोलते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में काफ़ी मात्रा में गैस निकलती है तथा पटाखे तेज आवाज़ के साथ जल उठते हैं। ऐसे दहन को विस्फोट कहा जाता है। लेकिन बच्चों, मेरा मानना ये है कि हमें पटाखों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके उपयोग से हमें सिर्फ हानियाँ ही हानियाँ होती हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब पटाखे जलते हैं तो काफ़ी मात्रा में जो गैस निकलती है, जो धुआं निकलती है, वो हमारे वायुमंडल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है और इनसे निकलने वाली तेज़ आवाज़ ध्वनि प्रदूषण को फैलाती है। इसीलिए हमें पटाखों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। कुछ पटाखे दाब डालने पर भी विस्फोट करते हैं और भी कई तरीके के बाज़ार में पटाखे आते हैं। इनके बारे में आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ज्वाला। दाह्य पदार्थों के दहन के समय दिखाई देने वाले भाग को ज्वाला कहा जाता है। जब भी कोई दाह्य पदार्थ हम पिछले भाग में जान चुके हैं, जो भी पदार्थ
जलते हैं उन्हें दाह्य पदार्थ कहा जाता है या कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। जब दाह्य पदार्थ दहन के समय ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जो रोशनी, जो लपटें निकलती हैं, उसको हम ज्वाला का नाम देते हैं। वे पदार्थ जो दहन के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं। मतलब जो पदार्थ जलते समय वाष्पित हो जाते हैं वह ही ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि वे पदार्थ जो दहन के समय वाष्पित नहीं होते ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा केरोसिन तेल, मोम, प्राकृतिक गैस, एलपीजी गैस जो घरों में सिलेंडरों में यूज़ में आती है, ये दहन के समय ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पदार्थ दहन के समय वाष्पित हो जाते हैं। मोम वाष्पित हो जाती है, केरोसिन तेल वाष्पित हो जाता है, प्राकृतिक गैस, एलपीजी ये वाष्प में बदल जाते हैं, इसीलिए ये ज्वाला के साथ जलते हैं। जबकि दूसरी ओर लकड़ी का कोयला जलने के समय कोई भी ज्वाला उत्पन्न नहीं करता, सिर्फ लाल रंग में बदल जाता है। जो काले रंग के जो कोयले के टुकड़े होते हैं वो हमें लाल लाल तो दिखते हैं, बट ज्वाला जैसी हमें कोई भी चीज़ उसमें दिखाई नहीं देती। आइए अब जानते हैं ज्वाला की संरचना के बारे में। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। हमने ज्वाला को उसकी ऊष्मा के आधार पर और उनके दहन के आधार पर 3 विभिन्न क्षेत्रों में बांटा है। आइए एक करके पढ़ते हैं। एक मोमबत्ती की ज्वाला का उदाहरण लेते हैं। एक मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। क्या क्या? पहला, आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र होता है सबसे नीचे वाला भाग, जहाँ मोमबत्ती की बाती होती है जो काले रंग की हो जाती है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? आंतरिक क्षेत्र। ज्वाला में बिना जली हुई मोमबत्ती के क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान सुनिए, बिना जली हुई मोमबत्ती, यहाँ पे हम ये माना जाता है कि यहाँ पे दहन नहीं हुआ है, बिना दहन वाला क्षेत्र है ये। आंतरिक क्षेत्र क्या है? बिना दहन वाला क्षेत्र। यह आंतरिक क्षेत्र मोमबत्ती के बाती के पास वाला क्षेत्र होता है। ज्वाला के इस आंतरिक क्षेत्र का रंग कैसा होता है? काला होता है तथा यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। जबकि अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर चलें, जिसको हम कहते हैं मध्य क्षेत्र, मोमबत्ती के ज्वाला के मध्य में पीले रंग वाले भाग को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यह भाग आंशिक दहन वाला भाग होता है, मतलब इसमें पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, आंशिक दहन होता है। सारे पार्टिकल्स इसमें दहन में हिस्सा नहीं लेते, तथा मध्यम गर्म होता है। जो आंतरिक क्षेत्र है उससे ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन जो बाह्य क्षेत्र है उससे कम गर्म होता है। सबसे लास्ट आता है बाह्य क्षेत्र। मोमबत्ती के ज्वाला के बाहरी या अधिक क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। इस बाह्य क्षेत्र का रंग नीला होता है तथा यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। ज्वाला का बाह्य क्षेत्र पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है। यह सबसे ज़्यादा गर्म भाग होता है और यहाँ पे पूर्ण दहन की प्रक्रिया हिस्सा लेती है। ज्वाला में बिना जले हुए कार्बन का क्षेत्र वो कहाँ होता है? आइए देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। मोमबत्ती की ज्वाला से धुआं भी निकलता है। यह धुआं बिना जले हुए कार्बन के कणों के कारण उत्पन्न होता है। जब मोमबत्ती जलती है तो मोम उसमें वाष्पित हो जाता है और वो ज्वाला के साथ दहन होता है, लेकिन फिर भी कुछ मोम के कण उसमें पूरी तरीके से नहीं जल पाते और वो धुआं के रूप में हमें दिखते हैं। वह जो बिना जले हुए कार्बन के कण हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए क्या कर सकते हैं? किसी शीशे के टुकड़े को या मेटल के टुकड़े को अगर हम मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर कुछ देर के लिए रखें तो वहाँ बिना जले हुए कार्बन के कण उस पर कालिक के रूप में जमा हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। एक काला धब्बा बन गया है स्लाइड के ऊपर। वह काला धब्बा किसको प्रमाणित कर रहा है? बिना जले हुए कार्बन के कणों को। सुनार द्वारा ज्वाला का
सोना या चांदी को पिघलाने के लिए उपयोग करें। अब जो बाह्य क्षेत्र होता है, ज्वाला का जो बाह्य क्षेत्र होता है, हमने पढ़ा था वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जिसका उपयोग सुनार सोना या चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं। कैसे? एक सुनार सोने या चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे भारी भाग को उस पर फूंकता है। जो ज्वाला का सबसे भारी भाग है वह चांदी और सोने के ऊपर फूंकता है, और वह क्योंकि वह सबसे ज़्यादा अधिक गर्म होता है, सोने और चांदी पर फूंकने पर वह पिघल जाता है, जिसका उपयोग जेवर आदि बनाने के लिए किया जाता है। ईंधन। आइए अब जानते हैं ईंधन के बारे में। ईंधन, जिसको हम फ्यूल कहते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ईंधन संस्कृत की ईंध धातु से निकला हुआ वर्ड है, जिसका अर्थ है जलाना। और हम देखते भी हैं, हम ईंधन को जलाते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और उस ऊर्जा को हम अपने कई क्रियाकलापों में इस्तेमाल करते हैं। ईंधन, मैंने आपको पहले भाग ए में भी बताया था कि ईंधन हर अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। आइए देखते हैं इन अवस्थाओं में पाए जाने वाले ईंधनों के कुछ उदाहरण। जैसे ठोस ईंधन के क्या उदाहरण है? लकड़ी, कोक, कोयला, चारकोल आदि। द्रव ईंधन के पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल आदि। और गैस ईंधन के प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन गैस, प्रोपेन, कोयला गैस, जल गैस इत्यादि। इनके हम इस्तेमाल अलग अलग रूप में करते हैं। जैसे द्रव ईंधन को हम मोटर व्हीकलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। गैस ईंधन का उदाहरण है हमारे घर में, रसोई घर में LPG गैस के सिलेंडर्स हम यूज़ करते हैं। ये कुछ ईंधन के उदाहरण थे। अब हम एक अच्छा या आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? तो एक अच्छा या आदर्श होने के लिए कुछ गुण उसमें होने चाहिए। तो आइए देखते हैं एक अच्छा ईंधन या आदर्श ईंधन के लिए कौन से गुण आवश्यक होते हैं। सबसे पहला है आसानी से उपलब्ध हो। अगर किसी ईंधन को हमें आदर्श ईंधन मानना है तो वह सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ताकि हर वर्ग के लोग उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। वायु में सामान्य रूप से तथा सुगमता से जल सके। वायु में सुगमता से जलेगा, कोई हानिकारक गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, उत्पन्न नहीं करेगा, तो वह एक आदर्श ईंधन कहलाएगा। वायु को प्रदूषित नहीं करेगा तो। नेक्स्ट है अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हम कम ईंधन का इस्तेमाल करके ज़्यादा काम उससे ले पाएंगे। नेक्स्ट है जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़े। जलने के उपरांत या जलते समय कोई ऐसा पदार्थ ना छोड़ता हो जिससे उसको इस्तेमाल करने वाले या इस्तेमाल ना करने वालों के ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव पड़े। सामान्यतः उपरोक्त गुणों के आधार पर कोई भी ईंधन बच्चों आदर्श ईंधन नहीं है, क्योंकि किसी भी ईंधन में ये सभी गुण एक साथ होना बहुत मुश्किल है। कोई आसानी से उपलब्ध है तो वह प्रदूषण फैला रहा है, सस्ता है तो वह प्रदूषण फैला रहा है, कोई प्रदूषण नहीं फैला रहा है तो वह सबके लिए सुगम नहीं है, सस्ता नहीं है, आसानी से उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से आदर्श ईंधन वाले जो ईंधन है वह मिलने मुश्किल है। फिर अब आदर्श ईंधन नहीं है तो किस प्रकार हम देखेंगे कि कौन सा ईंधन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए हम देखेंगे उसकी दक्षता, ईंधन दक्षता। आइए जानते हैं क्या होती है ईंधन दक्षता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, और इसकी ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू। किसी भी ईंधन की एफिशिएंसी और कैलोरीफिक वैल्यू देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा ईंधन आदर्श ईंधन की तरफ ज़्यादा है और हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा
ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। अर्थात अगर हम किसी ईंधन के 1 किलोग्राम की मात्रा को पूर्णतया दहन कर लें तो उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, उससे मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा को हम उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होता है उस ईंधन की दक्षता अधिक होती है। तो बच्चों, इस हिसाब से तो हम ये सारणी में देख रहे हैं, गोबर के उपले की ऊष्मीय मान क्या है, 6000 से 8000 किलोजूल प्रति किलोग्राम, लकड़ी की 17000 से 22000, कोयला की 25000, पेट्रोल 45। इस तरीके से हम देख रहे हैं हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा ऊष्मीय मान है। तो इस हिसाब से हमें हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी अच्छी ईंधन दक्षता है, हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक विस्फोटक गैस है, एक विस्फोट के साथ ये जलती है, जिसका कि दहन नियंत्रित करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम इसको ईंधन के रूप में उपयोग में नहीं ला सकते। इसीलिए आजकल आप देखते हैं हम लोग क्या कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल में लाते हैं, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, CNG, LPG, ये चीज़ें हम लाते हैं। इनकी दक्षता हाइड्रोजन गैस जैसी दक्षता तो नहीं है, लेकिन यह इस्तेमाल में आसान है। इसलिए हम इन चीज़ों को इनकी ईंधन दक्षता के हिसाब से इस्तेमाल में लाते हैं। पहले के ज़माने में गोबर के उपले, लकड़ी, कोयला, इन चीज़ों को भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आप ये देखते हैं इनका ऊष्मीय मान कम है और साथ ही साथ ये हमारे वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, और आजकल इनसे भी ज़्यादा स्वच्छ ईंधन हमारे जीवन में आ चुके हैं, जैसे कि CNG, LPG इत्यादि। आइए बच्चों, जानते हैं हम ईंधन के जलने से कुछ हानिकारक प्रभाव, जिसमें सबसे पहले आते हैं कार्बन वाले ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम के जलने से क्रम में कार्बन के कुछ कण पूरी तरह जल नहीं पाते। ये बिना जले हुए कार्बन के कण वातावरण में चले जाते हैं और सूक्ष्म कण खतरनाक तथा प्रदूषक होते हैं। ये खतरनाक तथा प्रदूषक कण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे दमा, सांस लेने में तकलीफ, ऐसे रोग उत्पन्न करते हैं। ईंधन के आंशिक दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है और इसकी थोड़ी सी मात्रा भी सूंघने से किसी की मृत्यु हो सकती है। इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। सर्दियों के दिनों में हम लोग अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तापने के लिए अपने आप को, और हम क्या करते हैं, रातों में अंगीठी जलाकर, कमरों में अंगीठी जलाकर रख छोड़ देते हैं और उससे कमरे को है गर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों, ये काम करते वक्त हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कमरे के खिड़की दरवाजे खुले हुए हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो जब तक कमरे के अंदर जितनी ऑक्सीजन है वो दहन को सहायता करती, ईंधन के आंशिक दहन में सहायता करती रहेगी, तो तब तक तो ईंधन पूर्ण रूप से दहन होता रहेगा। लेकिन कमरे में अगर खिड़की दरवाजे खुले हुए नहीं हैं, खुली हवा का प्रवाह नहीं है, तो कुछ समय बाद उस कमरे में उपस्थित ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और ईंधन के दहन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलने लग जाएगी, जो कि वहाँ पे सो रहे लोगों के लिए या वहाँ पे उस कमरे में रह रहे लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है, अधिकांश जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऐसा माना जाता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। आज ग्लोबल वार्मिंग विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण इसलिए है बच्चों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक गुण है, वह सूरज से आने वाली इंफ्रारेड किरणों को ट्रैप कर लेती है या रोक लेती है, वापस जाने
नहीं देती है। इस ट्रैपिंग के कारण, इस ट्रैप करने के गुण के कारण ये इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। और इंफ्रारेड जो कि ऊष्मा प्रदान करती हैं, वो रेज जब ट्रैप हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। इस प्रक्रम को ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। नेक्स्ट है, डीजल तथा कोयले के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, दूसरी ओर पेट्रोल के जलने से नाइट्रोजन गैस निकलती है। ये गैसें जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं। ये गैसें वर्षा के जल के साथ मिलकर वापस पृथ्वी पर गिरती हैं, जिसे अम्ल वर्षा भी कहते हैं। जैसे डीजल, कोयले, पेट्रोल, इनसे निकली गैसेस हवा में होती हैं और जब वर्षा होती है तो ये वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल बना लेती हैं और इस समय पे होने वाली वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, क्योंकि वो जो जल है और वायु में उपस्थित ये हानिकारक गैसें अम्ल बना लेती हैं और वर्षा जल की जगह अम्ल वर्षा में धरती पर आता है, इसलिए इसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा फसलों, भवनों, मिट्टी, जलाशय, नदी के जल आदि के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं, क्योंकि हर जगह ये अम्ल घोल देती हैं। इसके लिए एक चिंताजनक एक विषय एक और है। हमारी सरकार, आगरा में देखा हमारी सरकार ने आजकल जो उस आगरा में जो स्थापित फैक्ट्रियां हैं उनको काफ़ी सारी हिदायतें दी गई हैं, क्योंकि उनसे निकलने वाले धुएं के कारण जो वहाँ पे ताजमहल के ऊपर जो वर्षा हो रही थी वो अम्ल वर्षा के रूप में हो रही थी, जिसके कारण जो उसका सफ़ेद संगमरमर था वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके वो सफ़ेद रंग किस में बदलता जा रहा था, पीला होता जा रहा था। तो ये एक अम्ल वर्षा का हानिकारक प्रभाव मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, ये गैस अत्यंत ही दमघोटू और संक्षारक गैसें हैं जो सभी प्रकार से नुकसानदेह होती हैं। और ये जो गैसें होती हैं ये वैसे भी अगर अम्ल वर्षा ना भी हो इनकी वजह से तो भी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ईंधन के जलने के कुछ और हानिकारक प्रभाव, मोटर वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल की जगह सीएनजी का उपयोग पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा है। पेट्रोल और डीजल के कारण जो हानिकारक प्रदूषणकारी गैसेस निकलती हैं, सीएनजी के उपयोग से ये गैसें काफ़ी कम मात्रा में निकलती हैं या निकलती ही नहीं हैं। इसीलिए सीएनजी को एक स्वच्छ ईंधन का नाम दिया गया है। भारत में अब धीरे धीरे गाड़ियों में सीएनजी का उपयोग बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सार्थक प्रयास के रूप में सामने आ रही है। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भाग 2 दहन और ज्वाला का लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।